हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं रंजन और आप देख रहे हो रंजन मिश्रा फिजिक्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। तो अभी तक आपने देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट क्या होते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑल दैट ऑलरेडी यू हैव सीन। अब हम आदमी भी ना बहुत अनोखा चीज़ है। उसको जैसे ही पता चलता है कि बैल से हम क्या कर सकते हैं, खेत जोत सकते हैं, तो वो फिर दो बैलों को जोड़ करके उसके ऊपर बैलगाड़ी भी बनाकर सामान ढोने के लिए भी यूज कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें पता चलता है कि ये चार्ज, इसके बड़े इफेक्ट हैं, काम का है ये, तो हम चाहते हैं कि अब इसको ना स्टोर करके रख लें, फ्यूचर में हमें काम आएगा। मतलब प्लानिंग कर रहे हैं भविष्य का इसमें भी। तो चार्ज का इफेक्ट हमने देख लिया था कि उससे पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड, ये सब फोर्स, ये सब देख लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे चार्ज को स्टोर करना चाह रहे हैं कहीं पर, कि चार्ज हम स्टोर कर ले, जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तब यूज करेंगे। कितना चालाक आदमी है। तो अब इस चैप्टर में कोई, इसके पहले हमारे पास तरीका नहीं था कि चार्ज को कहीं स्टोर करें, नहीं, वो ख़त्म हो जाता था। प्रॉपर स्टोरिंग चार्ज का नहीं हो पाता था। और स्टोरिंग क्यों ज़रूरत है? क्योंकि चार्ज होगा तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि हम तो हर चीज़ का वर्क निकालना चाह, हम हर चीज़ से वर्क लेना चाह रहे हैं। तुम अपने चारों तरफ देखो ना, प्रकृति में भी जो चीज़ हमें पता चलता है कि ये हमारे काम का है, हम उसको काम पे लगा देते हैं, राइट। तो ये नेचर का नेचर है, ये इंसानों का नेचर है कि जो काम कर सकता है उससे काम लिया जाए। तो इसी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम जाते गए और हम कैपेसिटर, एक डिवाइस बनाए। कैपेसिटर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिसमें कि हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, और चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इस वजह से एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। और एनर्जी स्टोर हो गया तो आपको पता ही है कि एनर्जी क्या है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम उस एनर्जी है तो वर्क ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये, कैसे होता है ये, आइए देखते हैं। दो टर्म है, एक तो कैपेसिटर, एक कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर तो एक डिवाइस है, और कैपेसिटेंस उसकी वो प्रॉपर्टी है, उसकी वो एबिलिटी है टू होल्ड चार्ज एंड टू स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर एक डिवाइस है, जैसे रेजिस्टेंस में आप पढ़ते हो कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी एबिलिटी है टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट। वैसे ही ये क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस उस डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है, उसकी एबिलिटी होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखा रहता है, कुछ बुक में इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा रहता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर ऐसे कहा जाए कि कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज एंड स्टोरिंग एनर्जी। वो अल्टीमेटली हमें ना एनर्जी चाहिए, हमें वर्क चाहिए, उससे वर्क लेना है, हम उसको स्टोर करना चाह रहे हैं एनर्जी, जब हमें बाद में ज़रूरत पड़े तो हम ले लें, राइट। तो कैसे स्टोर करेंगे अब हम ये देखेंगे। तो सपोज ये कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर के बारे में हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, राइट। पिछले वीडियो में भी कंडक्टर के बारे में पढ़े थे। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इस पे कोई पोटेंशियल भी नहीं है, नो चार्ज नो पोटेंशियल। फिर हमने इस पे थोड़ा सा चार्ज दिया तो इस पे थोड़ा सा पोटेंशियल आ गया, फिर हमने इस पे थोड़ा सा और चार्ज दिया तो थोड़ा सा और पोटेंशियल आ गया। इसका मतलब ये था कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या है, Q मीन्स किसी एक बॉडी पे अगर आप चार्ज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, राइट। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और यही कांस्टेंट जो हमारा Q इज इक्वल टू CV आया, बहुत काम का है, बहुत छोटा सा इक्वेशन पर बहुत काम का। तो यही जो C आया ना, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। यही कैपेसिटेंस है, और ये कांस्टेंट होता है किसी मेटल के लिए, किसी मेटेलिक प्लेट के लिए या उसके स्फीयर के लिए। शेप एंड साइज अलग अलग हो सकता है, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। तो ये हमारा क्या है, ये कैपेसिटेंस है, ये C। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो यहां से देख लो आप। तो इसका क्या होता है, इसका होता है कूलम, इसका क्या होता है,
इसका हो जाता है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं? कूलाम पर वोल्ट। और ये कूलाम पर वोल्ट इसी को बोलते हैं फैरड। 1 कूलाम 1 वोल्ट 1 फैरड बनाता है। तो इसका जो यूनिट है वो कहलाता है फैरड। फैरड दरअसल में बहुत बड़ा यूनिट है। बाद में हम इसको मिली फैरड, माइक्रो फैरड, पिको फैरड ऐसा करके देखेंगे। फैरड कितना बड़ा यूनिट है अभी थोड़ी देर में हम डिराइव करेंगे। 1 फैरड का कैपेसिटर बनाएंगे तो इस अर्थ से, जितना बड़ा अर्थ है इसके भी 1500 टाइम्स बड़ा उसका डायमीटर होगा, तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए हम फैरड के जगह पे क्या यूज करेंगे आगे चल के? माइक्रो फैरड, पिको फैरड, ठीक ना, पिको फैरड, ये यूनिट्स हैं इसके। आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हो। ये इसका आप यहाँ पे रख के देख लो, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के कैपेसिटेंस आप क्या देख रहे हो कि कैपेसिटेंस या कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज और एनर्जी स्टोर करता है, और उसका हम निकालने जा रहे हैं। हमने देख लिया कि ये क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट होता है, और कूलाम पर वोल्ट से अब हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस निकालेंगे। तो कूलाम क्या होता है? कूलाम हो जाएगा आपको पता है I = Q/T। तो यहाँ से अगर Q का निकालेंगे तो AT आता है, राइट। तो यहाँ पे हो गया ये AT, और इसका क्या होता है जी? वोल्ट। वोल्ट तो होता है W/Q ना, तो कूलाम ये हो गया हमारा जूल, राइट। तो जूल पर कूलाम। अच्छा, एक इसका यूनिट ये भी है, देखो जरा। तो ये कूलाम हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, ये कूलाम इधर हो गया तो कूलाम स्क्वायर / जूल, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे अब देखो ये हो जाएगा हमारा जूल, और जूल क्या होता है? जूल तो वर्क है, और वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका हो जाएगा mL²T-2, तो और डिवाइडेड बाई ये AT, राइट। तो ये हो गया हमारा mL²T-2, और नीचे क्या आ गया? AT। ये AT क्या है? ये ऊपर गया, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा, और इसको भी ऊपर ले जाओ तो m-1 L-2 और A का स्क्वायर और T का भी स्क्वायर, और एक ये भी T ऊपर जाएगा तो ये प्लस में 4 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना, हमारे हिसाब से यही है, ठीक ना। इसी प्रोसेस से निकालेंगे। तो ये हमने क्या देखा कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है। तो उसका यूनिट फैरड है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 फैरड बहुत बड़ी यूनिट है, उसको छोटा करने की ज़रूरत है, तो उसमें हम पिको और माइक्रो फैरड में मेजर करेंगे, राइट। अब हम एक छोटा सा और लेते हैं, इसका टाइप। कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक ना। तो पहला 2-3 आप आगे चल के पढ़ोगे। पहले तो हम देखेंगे कि आइसोलेटेड कंडक्टर के कारण, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के कारण उसकी जो कैपेसिटी होगी वो देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि सबसे इजी और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर स्फेरिकल कैपेसिटर देखेंगे, उसके बाद फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखेंगे, फिर हम उनके कॉम्बिनेशंस वगैरह देखेंगे, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सब देखेंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये हमारा एक आइसोलेटेड स्फीयर है, ठीक ना, जिसका वोल्टेज क्या है, जिसपे Q चार्ज दे दिया गया है, जो कि ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक ना, जिसका रेडियस कितना है, सपोज R है, ठीक है। तो इसका Q चार्ज है, तो R ये है, तो इसका V कितना हो जाएगा, इसका वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज आपको पता है V = क्या होता है, KQ/R। यही था, इसको ओपन कर दो तो 1/4πε0 Q/R, ठीक ना।
अब हमें इसका कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, राइट। तो Q तो इस पर था ही और V की वैल्यू ये है, तो V की वैल्यू ये रख दो, तो Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. This Q got cancelled with this Q and the result is 4 pi epsilon naught R. ये पूरा टर्म ऊपर चला गया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यहां से हमें पता चल रहा है, इसे हमने किया क्या, ये हमने किया क्या, एक स्फीयर है उस पर क्या किया हमने, बस सिंपली चार्ज ला के रख दिया, ये चार्ज ला के रख दिया। जैसे ही चार्ज रख दिया तो इस पर क्या हो गया, वोल्टेज आ गया। अब जितना ज़्यादा इस पर चार्ज रखते जाएंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज आता जाएगा, राइट। तो और जितना ज़्यादा वोल्टेज आता जाएगा उतना ज़्यादा इसमें वर्क करने की एबिलिटी आती जाएगी, ठीक ना। कैसे वर्क कैसे करेगा, अब देख लो, एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एक बल्ब लगा दो ऐसे, ठीक ना, बल्ब लगा के ऐसे ग्राउंड कर दो और यहाँ पे एक स्विच लगा दो, राइट। अब सोचो जैसे ही ये स्विच को आप ऑन करोगे ये बल्ब जल उठेगा ना। यही तो चाहिए था हमें कि हम इस पे स्टोर करके रखें चार्ज को और जब जरूरत पड़े तब ले लें इससे काम, राइट। तो अब ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इसके रेडियस पे, मतलब कैपेसिटर किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। ये स्फेरिकल है, अगर ये अलग शेप होता तो अलग होती वैल्यू, ठीक ना। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, और ये एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके सराउंडिंग का परमिटिविटी है। अगर वो कोई दूसरा मटेरियल होता तो उसके जगह हो सकता है हमें रिलेटिव परमिटिविटी लेना पड़े, ठीक ना। तो उस बात पे भी डिपेंड करता है ये, बाकी और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। कुछ होता है तो आगे चल के हम देखेंगे पैरेलल प्लेट में और स्फेरिकल में। तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि ये कितना होगा, अगर हम इसका रेडियस निकाल दें तो ये कितना आएगा। चलिए देखते हैं इधर, इस इक्वेशन को हम लेके यहाँ पे आते हैं। C इज इक्वल टू क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से हमें R चाहिए, हम ना इसका रेडियस देखना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि ये अगर 1 है, अगर ये हमारा कितना है 1 फैरेड है, ये C 1 फैरेड है फॉर 1 फैरेड। हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं 1 फैरेड के लिए R कितना होगा। आपको एक फील दिलाना चाह रहे हैं कि 1 फैरेड होता कितना बड़ा है। तो ये 1 फैरेड इसके जगह पे रख दे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो कि होता है, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 × 10⁹। और ये क्या आया, इतना मीटर आया है, इतना मीटर। तो ये कितना होगा, ये बहुत बड़ा होगा जी। अब देखो इसको अगर हम और रेडियस ऑफ अर्थ अगर हमें पता हो तो वो होता है 6 × 10⁶ मीटर। अब अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो R ऑफ द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय R ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 6 × 10⁻6। तो ये हो गया हमारा, इसको 90 मान लो, इंटू 10⁻8 और ये हो गया 6 × 10⁻6। ये 6 15, तो ये 15 हो गया मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो 10 है, ये 10⁻6 है, 10⁻8 है, मतलब 2 जीरो बचेंगे, 10⁻2 ऊपर बचेगा, तो ये 1500 आ रहा है। तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 फैरेड इज 1500 टाइम्स लार्जर देन दिस अर्थ। ये अर्थ के कंपैरिजन में 1500 टाइम्स बड़ा होगा, इसलिए हम फैरेड नहीं यूज करते। फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट, फैरेड इज वेरी बिग यूनिट। तो हम क्या यूज करेंगे, माइक्रो फैरेड या पीको फैरेड, पीको फैरेड यूज करेंगे। पीको फैरेड और माइक्रो फैरेड कितना हो जाएगा, आपको पता है माइक्रो फैरेड का मतलब हुआ 10⁻⁻6 मीटर, ठीक ना।
10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब होता है, आगे तो वहाँ फैरेड लगा हुआ है, तो माइक्रो का मतलब इतना -6 हो गया। पीको का मतलब क्या हो गया? 10⁻12 मीटर, राइट। ये तो इसकी यूनिट्स हो गई। अच्छा, एक और प्रॉब्लम इसके साथ है, ऐसा नहीं कि यही कैपेसिटर हो गया एवरी टाइम, इसमें एक इसकी लिमिटेशन है, इससे बस हम बल्ब ही जला पाएंगे, वो भी एलईडी वाली, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। इस पर ऐसा नहीं कि आप कितना भी चार्ज ला के स्टोर करते जाओ ना, उसकी अपनी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, चलिए देख लेते हैं उसकी भी, कि जो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं, हमने बताया कि हाँ, इस पे आप क्या कर दो, ये चार्ज बढ़ाते जाओ, चार्ज बढ़ाते जाओ, तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक ना, और पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो इसका कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। तो C = क्या था, 4πε0R, तो उससे हमें ये बढ़ता जाएगा। पर इसका एक प्रॉब्लम ये है कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अगर आप चार्ज दे दोगे तो वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा ये पोटेंशियल हो जाएगा, और वो अमाउंट होता है 10⁻6 वोल्ट के आर्डर का, 3 × 10⁻6। इससे ज़्यादा वोल्टेज ये नहीं कर सकते हो, बिकॉज इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर कर दिए ना तो इसके पास में ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ना, इसके आसपास में ये पोलराइज हो जाएंगे, इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और ये आयनाइज हो जाएंगे, और ये नेगेटिव आयंस इसके पास चले आएंगे। कौन? नेगेटिव आयंस। और इसका जो चार्ज है इसके पास जो पॉजिटिव है उसको डाउन कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब इसका चार्ज वहीं तक बढ़ा सकते हैं जहां तक कि ये अपने सराउंडिंग के जो एयर है उसको आयनाइज करना ना शुरू कर दे, उस मटेरियल को ब्रेक डाउन करना शुरू ना कर दे। तो इस वजह से ये वाला जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है, जिसका फॉर्मूला आपने ये देखा 4πε0R, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम अब एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, कैसे हम इससे ज़्यादा वोल्टेज डेवलप कर पाएँ, कैसे हम इससे ज़्यादा चार्ज इस पर स्टोर कर पाएँ, और उसमें एनर्जी कितना आएगा, राइट। बहुत सारी बातें आगे हम करने जा रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए। आगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये सब देखने जा रहे हैं, राइट। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, और इसके पहले का अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया है, नहीं देखा है, तो जाके उसको देखाओ, और अगले वीडियो का इंतजार करो, जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। ओके, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी लर्निंग।